आनंद और विशंबर दोनों यूनिवर्सिटी के छात्र थे। आनंद पढ़ाई में अच्छा था और धनी भी था। विशंबर को प्रोफेसर ने दया करके एक छोटा सा वजीफा दे दिया था। ना ही वह पढ़ाई में अच्छा था। रूपमणि भी साल भर पहले तक उन्हीं के साथ पढ़ती थी, लेकिन उसकी तबीयत ठीक ना रहती तो उसने कॉलेज छोड़ दिया। फिर भी आनंद और विशंबर कभी कभी उससे मिलने जाया करते थे। आनंद उसके पास जाता था क्योंकि उसे पसंद करता था, और विशंबर उससे मिलने जाता था क्योंकि उसका जी पढ़ाई में न लगता था। घबराता था तो उसके पास बैठाता था। उससे बात करके उसका मन कुछ शांत हो जाता था। आनंद से कुछ बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती थी। आनंद के पास उसके लिए सहानुभूति के दो शब्द न थे। वह उसे फटकारता, जलील करता, बेवकूफ बनाता था। विशंबर में उससे बहस करने की सामर्थ्य न थी। सूरज के सामने आखिर दीपक की हस्ती ही क्या। फिर भी विशंबर आनंद का बहुत आदर करता था। विशंबर महीने भर से आनंद से आग्रह कर रहा था कि उसे स्वराज्य भवन जाकर स्वयंसेवकों के दल में शामिल होना है, परंतु आनंद रोज उसे यह कहकर रोक देता कि उसका साल खराब हो जाएगा, छात्र जीवन का भी अंत हो सकता है, 14-15 सालों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा, यूनिवर्सिटी में रहकर भी तो देश सेवा की जा सकती है। आनंद भी महीने में कुछ न कुछ चंदा जमा कर लेता था। विशंबर को भी वह यही सलाह देता था, परंतु विशंबर पर तो देश सेवा का भूत सवार था, और एक दिन वह आनंद को एक पत्र लिखकर उसकी मेज पर रख गया। प्रिय आनंद, मैं जानता हूँ जो कुछ करने जा रहा हूँ मेरे लिए हितकर नहीं, पर न जाने कौन सी शक्ति मुझे खींची ले जा रही है। मैं जाना नहीं चाहता पर जाता हूँ, उसी तरह जिस तरह आदमी मरना नहीं चाहता पर मरता है, रोना नहीं चाहता पर रोता है। जब सब लोग जिन पर हमारी भक्ति है ओखली में अपना सर डाल चुके हैं, तो मेरे लिए भी अब दूसरा मार्ग नहीं है। मैं अपनी आत्मा को अब और धोखा नहीं दे सकता। इज्जत का सवाल है और इज्जत समझौता नहीं मांगती। तुम्हारा विशंबर। पत्र पढ़कर आनंद रूपमणि के पास पहुंचा और विशंबर की शिकायत करते हुए उसने रूपमणि को सब कुछ बताया। रूपमणि उसकी बातें सुनकर बोली, तुमने उसे रोका नहीं, मैं होती तो रोक लेती। आनंद के मन में अभिमान पैदा हुआ। उसने कहा, ठीक है, जाओ, रोक लो, और जेब से विशंबर का पत्र निकालकर रूपमणि के सामने रख दिया। रूपमणि पत्र पढ़कर बोली, अब तो मेरा भी जाना व्यर्थ है। आनंद अपनी विजय पर मुंह फुलाकर बोला, मैंने तो तुमसे पहले ही कह दिया। इस वक्त उसके सर पर भूत सवार है। उस पर किसी के समझाने का कोई असर नहीं होगा। जब साल भर जेल में चक्की पीस लेंगे, पुलिस के डंडों से हाथ पांव तुड़वा लेंगे, तो बुद्धि ठिकाने आवेगी। जिन महाशय को परीक्षा का भूत सताया करता था, आज उन्हें देश का उद्धार करने की सूझती है। इतना कहकर आनंद ने फिर रूपमणि से पूछा, बड़ी मजेदार फिल्म लगी है, चलोगी? रूपमणि बोली, नहीं, मेरा जी नहीं चाहता। आनंद बोला, तो मैं भी नहीं जाऊंगा। रूपमणि बोली, ठीक है, फिर टिकट के पैसे कांग्रेस को दे दो। आनंद बोला, मंजूर है। रूपमणि ने कहा, और मुझे रसीद दिखा देना। आनंद बोला, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? बस कुछ बातें कर कर फिर आनंद हॉस्टल चला गया और रूपमणि स्वराज्य भवन पहुंची। वहां उसने विशंबर के बारे में पूछताछ की तो पता चला कि विशंबर स्टेशन पर मिलेगा। रूपमणि साइकिल तेज करके स्टेशन पहुंची। स्टेशन पर विशंबर खड़ा हुआ था। जैसे ही उसने रूपमणि को देखा, लपक कर उसके पास आ गया और बोला, तुम यहाँ कैसे आई? रूपमणि ने उसे सर से पांव तक देखकर कहा, यह तुमने क्या सूरत बना रखी है? क्या पांव में जूता पहनना भी देशद्रोह है? विशंबर ने डरते डरते पूछा। आनंद बाबू ने तुमसे कुछ कहा नहीं? रूपमणि ने कठोर स्वर बनाकर कहा, जी हाँ, कहा। तुम्हें यह क्या सूझी? 2 साल से कम के लिए ना जाओगे? विशंबर का मुंह गिर गया। बोला, जब यह जानती हो तो क्या तुम्हारे पास मेरी हिम्मत बांधने के लिए दो शब्द नहीं? रूपमणि बोली, तुम मुझे दुश्मन समझते हो या दोस्त? विशंबर ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुम ऐसा प्रश्न क्यों करती हो रूपमणि? इसका जवाब मेरे मुंह से ना सुनकर भी क्या तुम नहीं समझ सकती? रूपमणि बोली, मैं तो कहती हूँ तुम मत जाओ। विशंबर बोला, यह दोस्त की सलाह नहीं है रूपमणि, मुझे विश्वास है तुम हृदय से यह नहीं कह रही हो। मेरे प्राणों का क्या मूल्य है? जरा यह सोचो, एमए पास होकर भी 100 की नौकरी मिल जाएगी, ज्यादा पढ़ा तो 300-400 की। इसके बदले यहाँ क्या मिलेगा जानती हो? संपूर्ण देश का स्वराज। इतने महान कार्य हेतु मर जाना भी उस जिंदगी से कहीं बढ़कर है। अब जाओ, गाड़ी आ रही है। आनंद बाबू से कहना मुझसे नाराज ना हो। रूपमणि ने आज तक इस मंदबुद्धि युवक पर दया ही की थी। इस समय उसकी श्रद्धा का पात्र बन गया। त्याग में हृदय को खींचने की जो शक्ति है, उसने रूपमणि को इतने वेग से खींचा कि परिस्थितियों का अंतर मिट सा गया। विशंबर में जितने दोष थे, वे सभी अलंकार बन बनकर चमक उठे। उसके हृदय की विशालता में वह किसी पक्षी की भांति
उड़ उड़कर आशय खोजने लगी। विशंबर बोला, तुमको? आनंद बाबू मुझे जिंदा न छोड़ेंगे। रूपमणि बोली, मैं आनंद के हाथों बिकी नहीं हूँ। विशंबर बोला, आनंद तो तुम्हारे हाथों बिके हुए हैं। रूपमणि ने विद्रोह भरी आंखों से उसकी ओर देखा पर कुछ बोली नहीं। गाड़ी आ गई। मुसाफिर चढ़ने उतरने लगे। रूपमणि ने सजल नेत्रों से देखा, फिर कहा, तुम मुझे नहीं ले जाओगे? विशंबर ने दृढ़ता से कहा, नहीं। क्यों? मैं इसका जवाब नहीं देना चाहता। रूपमणि बोली, क्या तुम समझते हो मैं देहात में नहीं रह सकती? विशंबर लज्जित हो गया। यह भी एक बड़ा कारण था, पर उसने इनकार किया। नहीं, यह बात नहीं है। फिर क्या बात है? विशंबर बोला, मेरी खातिर तुम्हें यह विचार छोड़ना पड़ेगा। रूपमणि ने सिर झुकाकर कहा, अगर तुम्हारा यह आदेश है तो मैं मानूंगी विशंबर। तुम दिल से समझते हो। मैं क्षणिक आवेश में आकर इस समय अपने भविष्य को गारद करने जा रही हूँ। मैं तुम्हें दिखा दूंगी, यह मेरा क्षणिक आवेश नहीं है। गाड़ी ने सीटी दी। विशंबर अंदर जाकर बैठ गया। गाड़ी चली। रूपमणि मानो विश्व की संपत्ति अंचल में लिए खड़ी रही। रूपमणि के पास विशंबर का एक पुराना रद्दी सा फोटो था। अलमारी के एक कोने में पड़ा हुआ था। आज स्टेशन से आकर उसने वह निकाला और उसे मखमली फ्रेम में लगाकर मेज पर रख दिया। आनंद का फोटो वहां से हटा दिया। विशंबर ने उसे छुट्टियों में 2-4 पत्र लिखे थे। रूपमणि ने उन्हें पढ़कर एक किनारे डाल दिए थे। आज उसने फिर से उन पत्रों को निकाला और दोबारा पढ़ा। उन पत्रों में आज कितना रस था। वह बड़ी हिफाजत से राइटिंग बॉक्स में बंद कर दिए गए। दूसरे दिन समाचार पत्र आया तो रूपमणि उस पर टूट पड़ी। विशंबर का नाम देखकर वह गर्व से फूल उठी। इन दिनों परीक्षा की तैयारियां थी। आनंद को सिर उठाने की फुर्सत भी न मिलती। 2-1 बार वह रूपमणि के पास आया, पर ज्यादा देर बैठा नहीं। 1 महीना बीत गया। एक दिन शाम आनंद रूपमणि के पास आया। वह स्वराज भवन जाने को तैयार हो रही थी। आनंद ने भवें सिकोड़कर कहा, तुमसे तो अब बातें भी मुश्किल है। रूपमणि ने कुर्सी पर बैठकर कहा, तुम्हें भी तो किताबों से फुर्सत नहीं मिलती। आज की कुछ ताजा खबर नहीं मिली। स्वराज भवन में रोज रोज का हाल मालूम हो जाता है। विशंबर ने तो सुना देहातों में शोरगुल मचा रखा है। जो काम उसके लायक था वह मिल गया। यहाँ उसकी जुबान बंद रहती थी, वहां देहातियों में खूब गरजता होगा, मगर आदमी दिलेर है। रुक्मणी ने जोश से कहा, इतना करके जाना बहुत सस्ता नहीं है। कुछ देर बाद डाकिया आया और उसने कांग्रेस बुलेटिन लाकर मेज पर रख दिया। रुक्मणी ने अधीर होकर उसे खोला। उसने आवेश में खड़ी होकर कहा, विशंबर पकड़ लिए गए, 2 साल की सजा होगी। आनंद ने विरक्त मन से पूछा, किस मामले में सजा हुई? रानीगंज में किसानों की विराट सभा थी, वहीं पकड़ा गया। बोला, मैंने तो पहले ही कहा था 2 साल के लिए जाएंगे। जिंदगी खराब कर डाली। रूपमणि बोली, क्या डिग्री ले लेने से ही आदमी का जीवन सफल हो जाता है? सारा ज्ञान, सारा अनुभव पुस्तकों में ही भरा हुआ है। मैं समझती हूँ संसार और मानवीय चरित्र का जितना अनुभव विशंबर को 2 साल में हो जाएगा, उतना दर्शन और कानून की पोथियों से तुम्हें 200 वर्षों में भी ना होगा। अगर शिक्षा का उद्देश्य चरित्र बल मानो तो राष्ट्र संग्राम में मनोबल के जितने साधन हैं, पेट के संग्राम में कभी नहीं हो सकते। तुम यह कह सकते हो कि मेरे लिए पेट की चिंता बहुत है, हमसे और कुछ हो ही नहीं सकता। हम में ना उतना साहस, ना बल, ना धैर्य, ना संगठन। तो मैं मान जाऊंगी, लेकिन जनहित के लिए प्राण देने वालों को बेवकूफ कहना मुझसे नहीं सहा जा सकता। विशंबर के इशारे पर आज लाखों आदमी सीना खोलकर खड़े हो जाएंगे। तुम में है जनता के सामने खड़े होने का हौसला। जिन लोगों ने तुम्हें पैरों के नीचे कुचल रखा है, जो तुम्हें कुत्तों से भी नीच समझते हैं, उन्हीं की गुलामी करने के लिए तुम डिग्रियों पर जान दे रहे हो। तुम इसे अपने लिए गौरव की बात समझो, मैं नहीं समझती। आनंद तिलमिला उठा और बोला, तुम तो पक्की क्रांतिकारिणी हो गई हो इस वक्त। मणि ने आवेश में आकर कहा, अगर सच्ची खरी बातों में तुम्हें क्रांति की गंध मिले तो मेरा दोष नहीं। आनंद बोला, आज विशंबर को बधाई देने के लिए जलसा जरूर होगा, क्या तुम उसमें जाओगी? रूपमणि बोली, जरूर जाऊंगी, बोलूंगी भी, और कल रानीगंज भी जाऊंगी। विशंबर ने जो दीपक जलाया है वह मेरे लिए जीते जी बुझने न पाएगा। आनंद बोला, अपनी अम्मा और दादी से भी पूछ लिया? रुक्मणी, पूछ लूंगी और वह तुम्हें अनुमति भी दे देंगे। सिद्धांत के विषय में अपनी आत्मा का आदेश सर्वोपरि होता है। आनंद, अच्छा, यह नई बात मालूम हुई। यह कहता हुआ आनंद उठ खड़ा हुआ और बिना हाथ मिलाए कमरे के बाहर निकल गया।